हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था गॉस की प्रमेय, कौन सा? गॉस की प्रमेय, उसकी जो थ्योरी के वीडियो थे वो मैंने आपको डाल दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। आज बेटा हम सभी लोग इसके न्यूमेरिकल्स को लगाने जा रहे हैं। इसको न्यूमेरिकल्स को मैं ये जानता हूँ कि कई लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या होती है बेटा कि हम लोग न्यूमेरिकल लगाने तो बैठते हैं, लेकिन हमें उस चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं होते। तो मैं सब लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएं तो सबसे पहले बेटा एक कॉपी पर जो भी आपके फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से लिख लें, और फॉर्मूले लिखने के बाद सबसे बड़ी बात उसमें जो सिंबल हैं उन सिंबल को अच्छे से पहले पढ़ें, वो भी आप कॉपी पर लिख लें। जैसे कि आपने बोला V बराबर W/Q, तो अब इसमें V क्या है? वैद्युत विभव। W क्या है? अनंत से किसी बिंदु तक का कार्य। Q क्या है? आवेश का मान। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले को लिखें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना तो आपको बोर्ड के टाइम पर भी बहुत मदद मिलेगी। एग्जाम के टाइम पर आप जितनी भी आपकी एक न्यूमेरिकल वाली वो फॉर्मूले वाली बुक बनी है, उन फॉर्मूले को अगर आप पढ़ के जाते हैं, केवल उन फॉर्मूलों को पढ़ के जाते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग बोर्ड के न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर पाओगे। इसलिए सभी लोग न्यूमेरिकल लगाने से पहले आज से ही ये आप नियम बना लो कि एक कॉपी पर उस चैप्टर का नाम और उसके सारे न्यूमेरिकल और सारे सिंबल का नाम आप लोग लिख लेंगे। ऐसे आप चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले लिखते जाइए, आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर जिन बच्चों को भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा दूंगा, लेकिन आप मेरे द्वारा बताए जाने वाली बातों को फॉलो करो। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जो भी आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, अभी बेटा जितना मैं आपको बता रहा हूं उन बातों को केवल आप फॉलो करो। आज हम लोग गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। उससे पहले बेटा मैं एक टॉपिक आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है। कई जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सुनना, सपोज करो कि ये हमारा एक गोलीय कोश है। क्या है? गोलीय कोश। ये हमारा बेटा एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश जानते हैं आप लोग? गोलीय कोश का मतलब प्लास्टिक की गेंद। प्लास्टिक की गेंद है सपोज करो। प्लास्टिक की गेंद आपने देखी होगी, अंदर से खोखली होती है, तो वही है ये। सपोज करो कि कैपिटल R मीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। ऐसा आप मान लो कि ये कैपिटल R मीटर त्रिज्या का एक क्या है? गोलीय कोश है। अब कैपिटल R मीटर त्रिज्या के गोलीय कोश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है। कैपिटल R मीटर त्रिज्या के गोलीय कोश के बाहर, ध्यान से देखो बेटा, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है? अच्छा, हमारा जो गोलीय कोश है, हमारा गोलीय कोश
वह एक समान रूप से धनावेशित है। देखो, हमने गोलीय कोष को आवेश दिया, गोलीय कोष पर एक समान रूप से क्या है, धनावेशित। लो, ये है गोलीय कोष पर एक समान रूप से धनावेश प्लस का Q। ठीक है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि गोलीय कोष के द्वारा बाहर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप हमें सूत्र बताओ। गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न हुई आप हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ। तो सूत्र होगा बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और Q अपॉन में R स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर। ये होगा बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, ये क्या है, बाहर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अपन बाहर स्थित किसी बिंदु पर निकालेंगे, ये अपनी हेडिंग होगी। ठीक है, क्या है बेटा सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और Q अपॉन में R स्क्वायर, जहां Q क्या है, गोलीय कोष का आवेश, R क्या है, गोलीय कोष के मध्य बिंदु से उस बिंदु P तक की दूरी। क्लियर? ध्यान देना जरा, जैसे ये गोलीय कोष है, गोलीय कोष, अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें गोलीय कोष का आवेश पृष्ठ घनत्व बताओ, गोलीय कोष का आवेश पृष्ठ घनत्व, आपको पता होना चाहिए आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में A, Q अपॉन में A, जहां Q कहलाएगा गोलीय कोष का आवेश और A कहलाएगा गोलीय कोष की सतह का क्षेत्रफल। अगर हम आपसे यहां Q बराबर पूछें गोलीय कोष का आवेश, तो ये सिग्मा इंटू A हो जाएगा, गोलीय कोष का आवेश सिग्मा इंटू A हो जाएगा। A क्या है, गोलीय कोष का क्षेत्रफल। भैया गोलीय का क्षेत्रफल कितना होता है, हमें पता है कि गोलीय का क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। बताओ गोलीय कोष Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। सॉरी, गोलीय कोष की त्रिज्या क्या मानी आपने, कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R आएगा। बोलो क्लियर है? इस वैल्यू को उठा के अगर हम इस सूत्र में रखें, E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, Q का मान सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर पूरे के बटे R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, है ना? तो बताओ क्या निकलेगा, E बराबर हो जाएगा 1 में, E बराबर हो जाएगा 1 में एप्सिलॉन नॉट A और सिग्मा इंटू R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बोलो, आपको हमारी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि हमें गोलीय कोष की सतह पर एक बिंदु है P, हमारा जो बिंदु P है वो गोलीय कोष की सतह पर स्थित है, आप हमें इस बिंदु पर उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपका बिंदु P गोलीय कोष की सतह पर स्थित है, तो बिंदु P की गोले के केंद्र से जो दूरी है, अब ये त्रिज्या R की क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम निकाले सतह पर स्थित, सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हम तीव्रता निकालें, तो पहले सूत्र के हिसाब से अगर हम चलेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और Q अपॉन, ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r का मान कैपिटल R के मान के बराबर हो जाएगा। तो आप स्मॉल r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R, कैपिटल R इसका दिया पहले वाले सूत्र के हिसाब से। अगर हम दूसरे वाले सूत्र के हिसाब से चलें,
E बराबर इस वाले सूत्र के हिसाब से 1/ε0 ये तो जोखा था। अब सिग्मा, अब बेटा देखो ऊपर क्या है r², नीचे भी क्या हो जाएगा कैपिटल r² से r² कट जाएगा, क्या हो जाएगा E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में ε0, सिग्मा अपॉन में ε0। बोलो आपको मैं बात समझ में आई? एक बात और सुनो, जैसे गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र ये है, ठीक है। अगर हम विभव का सूत्र पूछें, विभव का सूत्र होता है बेटा V बराबर 1/4πε0A और Q अपॉन में R। क्या होता है, गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ये बाहर स्थित बिंदु के लिए है बेटा, इसके लिए बाहर स्थित बिंदु के लिए अगर बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित है तो बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या है, V बराबर 1/4πε0A और Q अपॉन में R, Q अपॉन में स्मॉल r। आपको समझ में आया? अगर हम इस सूत्र में भी आवेश प्रश्न मतलब Q का मान ये रखते हैं तो ये वाला सूत्र भी ऐसे चेंज अपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। अगर हम सतह पर वैद्युत विभव मांगे, हाइपर बेटा सतह पर वैद्युत विभव आपसे मांगे, देखो सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला सूत्र क्या है, कैपिटल E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में r², क्योंकि सतह के लिए स्मॉल r का मान कैपिटल R के मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में वैद्युत विभव क्या है, V बराबर आएगा 1/4πε0A और Q अपॉन में कैपिटल R। ये जो है ये सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। इस पर बेटा सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। क्लियर? आप जरा ध्यान देना, हम आपसे पूछ रहे हैं गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी बिंदु पर, ध्यान देना बेटा, हम आपसे पूछ रहे हैं गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी बिंदु पर, जैसे सपोज करो बिंदु अपने अंदर मान लीजिए P। अब हम आपसे कह रहे हैं इस बिंदु पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। क्या बोला हमने, गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। गोलीय कोष के अंदर स्थित कोई भी बिंदु हो बेटा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन अगर हम अंदर वैद्युत विभव पूछें आपसे तो याद रखना, अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसका मान बेटा सतह पर स्थित वैद्युत विभव के मान के बराबर होता है। गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर, अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर बेटा वैद्युत विभव का जो मान होता है वो सतह पर उपस्थित वैद्युत विभव के मान के बराबर होता है, यानी कि 1/4πε0A Q अपॉन में R। बोलो आपको समझ में आया क्या? ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं और सबसे ज्यादा काम का है लास्ट आखिरी कंडीशन। गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। लेकिन अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बेटा सतह पर वैद्युत विभव के मान की क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग लगा रहे हैं न्यूमेरिकल। बेटा न्यूमेरिकल की जो
फोटो है किताब में जो न्यूमेरिकल सुनो, ये जो हमारे पास किताब है बेटा, इस किताब में जो न्यूमेरिकल है इनकी फोटो खींच के हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। इनकी फोटो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, सारे न्यूमेरिकल। हम एक एक करके न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, क्रमशः उनका नंबर डाल देंगे, आप उनको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, पहले न्यूमेरिकल में कह रहे बेटा, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, कितना? 17.7 पिको कूलम आवेश। आवेश का मान कितना है? Q बराबर 17.7 पिको कूलम आवेश है। ध्यान देना बेटा, 17.7 पिको कूलम आवेश है। सबसे पहले इसे पिको कूलम से कूलम में बदलें। अगर हम इसे बेटा पिको कूलम से कूलम में बदलें तो पिको कूलम को कूलम में ले जाने के लिए 17.7 गुणा 10 की घात -12 से गुणा होगा, ठीक है। तो पिको कूलम को कूलम में ले गए, 10 की घात -12 से क्या होगा? गुणा होगा। अब कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। हमारे पास एक घन है, क्या है बेटा? घन। ये हो गया हमारा घन, ठीक है। हमारा जो आवेश रखा है Q, हमारा आवेश Q घन के केंद्र पर रखा है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी दे रहे हैं? 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा को स्मॉल a से लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं स्मॉल a से। स्मॉल a का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इस जरा मीटर में बदलो तो 10 की घात -10 गुणा 10 की घात आपसे जरूर तो 0.1 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग देंगे अपन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं ये घन है, घन के केंद्र पे आवेश रखा है, ठीक है। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। भैया सुनो, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान के में क्या करना है? गणना करना है। सबसे पहली चीज, घन जो है, घन जैसे मिठाई का डिब्बा है, वो घन तो नहीं है। जैसे Q होता है, Q जिससे अपन वो पास जिसे अपन बोलते हैं डाइस, वो आपका क्या है? घन की जैसी संरचना है। तो बेटा वो चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। अगर वो चारों तरफ से बंद है तो नंबर 1 तो वो गॉसियन पृष्ठ के तुल्य माना जाएगा। क्या के तुल्य माना जाएगा? गॉसियन पृष्ठ के तुल्य माना जाएगा। अपन ये जो न्यूमेरिकल लगा चैप्टर पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल गॉस की प्रमेय पे ही बेस्ड है। तो ये जो घन है इसे हम गॉसियन पृष्ठ के तुल्य मानेंगे। अगर आप इसे गॉसियन पृष्ठ के तुल्य मानोगे तो इससे संबंधित आप वैद्युत फ्लक्स निकालो। देखो बेटा एक चीज और बताएं, जैसे सपोज करो कि ये आवेश कैसा है? धन आवेश है। कैसा है? धन आवेश। आपको बता दें, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या पिछले वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतह के लंबवत अनंत की ओर होती है। क्या बोला? धन आवेश के कारण बेटा जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वे उसकी सतह के लंबवत और अनंत की ओर होती है। तो जैसे ये बल रेखाएं अनंत की ओर जाएंगी तो बोलो ये पृष्ठों में से होकर गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? अगर बल रेखाएं पृष्ठों में से होकर गुजरती हैं
तो इन पृष्ठों का अपना क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हमें चाहिए है घन के प्रत्येक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। आप एक काम करो, पहले आप पूरे घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालो, है ना। पूरा घन क्या है, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स किससे निकलता है, गॉस की प्रमेय से। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरे घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, क्या पूछा हमने आपसे पूछा पूरे घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ये हो जाएगा अपना Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पूरे घन से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा, वो फाई ई बराबर होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, यहां पर Q क्या है, घेरा गया आवेश। घेरा गया आवेश कितना है, 17.7 गुणा 10⁻⁻²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, 8.86 इंटू 10⁻⁻²। सही है। चलो भैया कैलकुलेट करो। 17.7 में हम भाग दे रहे हैं 8.86 से, ये लगभग में 2 आ रहा, इससे से काटोगे फाई ई बराबर लगभग में 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये जो वैद्युत फ्लक्स निकला बेटा, ये पूरे घन से संबंधित निकला, पूरे घन से। अब घन के फलक कितने होंगे, कोई घन है, उस घन के फलक कितने होंगे बेटा। ये घन तो नहीं है, लेकिन एक घन नहीं है ये, लेकिन एक संरचना बता रहा है। घन के फलक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसे इतना होगा घन। इसको ऐसे कर लेंगे अपन तो एक घन हो जाएगा। घन के भी कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। हमें प्रत्येक फलक से चाहिए है जी है पूरे घन से, मतलब 6 फलकों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स है। अब हमें चाहिए है, क्योंकि घन के प्रत्येक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, क्या बोल रहे हैं, घन के प्रत्येक फलक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश कर दे बराबर। भैया देखो, ये 6 फलकों से संबंधित है, अगर प्रत्येक से चाहिए तो आप इसी में 6 से भाग दे दो, फाई ई में 6 से भाग दे दो, मतलब 2 में आप 6 से क्या कर दो, भाग दे दो। बोलो फाई ई डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1/3.33 आ जाएगा। मात्रक बोलो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये घन के प्रत्येक फलक से संबंधित क्या आ जाएगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। आपको सवाल समझ में आया? ठीक बेटा, दूसरे नंबर का जो सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। अगर हम तीसरे नंबर के सवाल को देखें तो तीसरे नंबर का सवाल ही बिल्कुल सेम है इस किताब में। ठीक है, देखो तीसरे नंबर के सवाल में कह रहे हैं घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। उन्होंने केवल इतना चेंज कर दिया कि घन के केंद्र पर आवेश कितना रखा। देखो इसी सवाल को पूरा नहीं मिटा रहे बेटा, है ना। ये हमने कैसे मिटा दिया था। ठीक है, दूसरा सवाल तीसरा सवाल बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना। घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। यह घन का केंद्र, आवेश कितना रखा, 10 माइक्रोकूलम। ये तीसरे नंबर का सवाल कर रहा है। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलें तो 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा।
10 गुणा 10 के माइनस के 6 हो जाएगा। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। एक फलक से निकलने वाले, एक फलक, समझ गए ना, एक फलक, लेकिन होगा तो वैसे ही। घन क्या है? गॉसियन प्रश्न। तो पहले अपन पूरे घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। काय के बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। घेरे गए आवेश के बल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बताओ इसका घेरा गया आवेश कितना है? 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करो। देखो ऐसा है, ये आप 10 है तो एक पावर कम कर लो ऊपर की, इसको ऐसे लिख रहो 1/8.86 इंटू 10 टू दी पावर। ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, ऊपर पावर है 5, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने? 7 बचे रहेंगे। 10 की घात 7 कितना बचेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब घन के प्रत्येक फलक से संबंधित अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें, घन के फलक कितने होते हैं? 6, उसमें हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। फाई ई डैश बराबर फाई ई अपॉन में 6। फाई ई कितना है? 1/8.86 इंटू 10 टू द पावर 7 पूरे के वर्ग 6। फाई ई डैश बराबर, देखो ये हो जाएगा अपना 1/8.86 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 7। एक में भाग दे रहे हैं 8.86 से और फिर भाग देना है हमें 6 से। ये आ रहा बेटा, ये पूरा सॉल्व करने जा रहा है। फाई ई एस बराबर 1.88 दशमलव में 0.188 इंटू 10 टू द पावर 7। दो घातें यहाँ कम कर दें, 1.88 गुणा 10 की घात कितना होगा? 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आया समझ में? ध्यान रखना, जो हम आपको सीट भेजेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा सवाल एक ही टाइप के हैं, बिल्कुल सेम। अब हम लोग कर रहे हैं चौथे नंबर का सवाल। ध्यान दो, अब हम लोग कर रहे हैं बेटा चौथे नंबर का सवाल। ध्यान से देखो, चौथे नंबर का सवाल। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, वेक्टर ई बराबर ये दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश का मान दिया है बेटा वोल्ट प्रति मीटर में, है ना। मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया? वेक्टर ए बराबर ये दिया है 8 इंटू कैप जे मीटर स्क्वायर, ठीक है, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें बेटा गणना करनी है। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक तल रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल ये है। इससे संबंधित हमें वैद्युत फ्लक्स के मान की करनी है, गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको पता होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या बोल रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बोलो फाई ई बराबर वेक्टर ई का मान बोलो 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप डॉट गुणा करना है 8j कैप से। इसमें डॉट गुणा करना है 8j कैप का इसमें गुणा करना है। क्लियर? आप लोगों ने 11th में बेटा वेक्टर वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे आपने। डॉट गुणा पढ़ा होगा, वेक्टर गुणा भी पढ़ा होगा। हमें करना है डॉट गुणा। 8 का गुणा करना, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये होगा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। प्लस 8 16 8 दिया 24, और ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप माइनस 8 चौको 32, ये हो जाएगा बेटा जे कैप डॉट ए कैप। क्लियर है बेटा? आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई का मान होता है 1, जे डॉट जे का मान होता है 1, के डॉट के का मान होता है 1, लेकिन आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0, के डॉट आई कितना होता है 0। आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर दो समान एकांक वेक्टर है, समान एकांक वेक्टर, तो उनका डॉट गुणा होता है बेटा 1, दो समान एकांक वेक्टरों। और अगर दो भिन्न भिन्न एकांक वेक्टर है तो उनका डॉट गुणा होता है 0। बोलो इधर आओ, 16 आई डॉट जे भिन्न भिन्न वेक्टर है, इनका डॉट गुणा 0 आएगा। 24 जे डॉट जे समान वेक्टर है, इनका डॉट गुणा 1 आएगा। माइनस में 32 जे डॉट के भिन्न भिन्न वेक्टर है, इनका डॉट गुणा 0 आएगा। बताओ बेटा, ये स्टेप 0 ये स्टेप 0, क्या बचा 24। वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया, मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोलो आपको समझ में आया? क्लियर है? आज केवल हमने 4 न्यूमेरिकल लगाए हैं, ठीक है। जो सीट आप लोगों के पास आ रही है, आप उसमें प्रयास करना इसी टाइप के न्यूमेरिकल धीरे धीरे लगाने। अगले जो न्यूमेरिकल होंगे नेक्स्ट, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैं फिर उसको अगले टाइप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है।